ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? तो कल आपने 4 टाइप की ऑडिट रिपोर्ट मेरे से पढ़ ली थी। बताओ कंपनी ऑडिट किसको प्रस्तुत की जाएगी? सदस्य को। कहां पर? एजीएम में। क्लियर है? दूसरा आपने मेरे से पढ़ा था ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है? मुख्य अंकेक्षक को। शाखा अंकेक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट मुख्य अंकेक्षक को प्रस्तुत करता है। तीसरा आपने पढ़ा था कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये किसको प्रस्तुत की जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और चौथा आपने पढ़ लिया था टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? इसमें मैंने बताया था एक तो जो आपको नियुक्त कर रहा है उसको, और एक कॉपी कहां जाती है? आयकर अधिकारी को। आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, कुछ भी आ सकता है। आयकर अधिकारी को। यहां तक पढ़ लिया था आपने। अब 5वें टाइप की ऑडिट देखिए, जो मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट में भी डिटेल में कराऊंगा। नेक्स्ट ऑडिट आपकी कौन सी? इंटरनल ऑडिट। देखो इंटरनल ऑडिट क्या होती है, पहले इसको समझो, थोड़ा सा समझाते हैं। इंटरनल ऑडिट सही मायने में ऑडिट होती ही नहीं है। इसका नाम ऑडिट जरूर है पर ये ऑडिट नहीं है। तो सर ये क्या है? इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र का क्या एक पार्ट है। आप कहें सर ये क्या होता है आंतरिक नियंत्रण तंत्र? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है बताओ? कंपनी के अंदर क्या? नहीं वो तो कार्य हो गए। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम किसको कहते हैं? क्या ये कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता हो कि लिया है भाई सिस्टम खरीद लाए हम? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ नहीं है। सिस्टम आपकी रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स हैं जो कौन सेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? जैसे आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो आपको अपने कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं सर हम ऑफलाइन क्लास लें कि ऑनलाइन? अच्छा क्या फर्क है दोनों में? जो आप पढ़ रहे हो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा है वही क्लास ऑनलाइन जा रही है, वही फैकल्टी हैं, वही नोट्स हैं, सारी चीज़ें वही हैं, पैसे भी कम लग रहे हैं। फर्क केवल एक चीज़ का है कि सब आप ऑफलाइन क्लास को वेब सीरीज के जैसे नहीं देख सकते। समझ रहे हो? फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं देख सकते। और ऑनलाइन में क्या होता है, कोई भी बच्चा जब क्लास स्टार्ट करता है बोले चलो आज ऑडिट की बैंड बजाते हैं, और 10 क्लास एक दिन में ही देख दी। 10 घंटे का काम 3 घंटे में खींच दिया। तो देखो जो डिसिप्लिन होता है वो ऑनलाइन में कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो? और ऑनलाइन के परिणाम हमेशा बुरे ही आए हैं, अच्छे कभी नहीं आए। हमने तो विद्यासागर में फील किया कि लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासें बंद थी पर क्लासें तो शुरू ही थी। तो ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया, तो जो हमारी रैंक आती थी वो रैंक क्या हो गई? कम हो गई। रैंक कम हो गई, बच्चे पास तो हुए पर रैंक क्या हो गई? कम हो गई। तो उसके परिणाम जो समझ में आए वो ये आए कि सब डिसिप्लिन नहीं रहा, मोटिवेशन नहीं मिल पाता बच्चों को, एक ग्रुप नहीं होता आपस में कि आप आपस में यहाँ पे 4 लोग आपस में डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट हमेशा टीचर से बाद में पूछना चाहता है, पहले आपस में क्या कर लेते हैं कि छोटी मोटी बातें यार आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्क पड़ता है। ऑफलाइन वाले बच्चों को एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि भाई इतनी बजे आना है और इतनी बजे जाना है, और जाने के बाद भी ऐसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सिस्टम है, ये जो डिसिप्लिन है, ये क्या है आपका? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या ये सबको बनाना पड़ता है? अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो आपको डिसिप्लिन तो बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं,
बात है ये 11 मई 2004 की। मेरे चाचा जी का लड़का, उसकी शादी फिक्स हो गई, मेरे से 2 महीने छोटा था। ठीक है, तो हमारे घर में नॉर्मली क्या होता है कि पहले बड़ों की शादी करते हैं, बाद में छोटों की करते हैं। पर उसने बीच में ही बाजी मार ली। अब मैं उससे 2 महीने बड़ा था, तो पापा लोग सब बोलते थे बेटा तेरा शादी वादी कर दे। मैंने कहा पहले डिग्री आने दो। तो मैंने मना कर दिया, भाई मैं पढ़ाई के बीच में शादी नहीं करूंगा। डिग्री आती चाहे दूसरे दिन ही कर देना आप। अब मेरे चक्कर में वो बेचारा क्यों बैठा रहे। तो उसने कहा यार भाई तू मना कर दे तो मेरा तो नंबर लगे। तो मैंने मना कर दिया, उसका नंबर आ गया। और हम लोग, हमारी जॉइंट फैमिली थी, बचपन से साथ पढ़े, मतलब भाई तो नाम के थे, हम तो दोस्त थे। 2 महीने का तो अंतर ही है हमारी उम्र में ही, बचपन से साथ पढ़े, समझ रहे हो। तो उसकी शादी आई 11 मई को, और सीए की एग्जाम होती है मई में ही, मई और नवंबर में एग्जाम होती है हमारी। तो मैंने उसको कहा यार ये डेट तू आगे पीछे किसका ले। बोले तू यार एक अटेम्प्ट छोड़ दे, तुम्हारे यहाँ तो 6 महीने बाद में फिर अटेम्प्ट लग जाएगा, मेरा तो लाइफ का पहला चांस है, दूसरा मिलेगा नहीं, अटेम्प्ट लगता नहीं इसमें। तो वो बात माना नहीं, घर वाले कोई नहीं माने। मैंने घर वालों को सबको बोल दिया था कि मैं इसकी शादी में नहीं आऊंगा, पहले बता देता हूँ। और मैं गया ही नहीं। सोचो आपके घर में शादी है और आप पढ़ रहे हो, ऐसा होता है? ऐसा करना पड़ता है अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो। ये सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है। अब आपने सिस्टम बना लिया और खुश हो रहे हो कि हाँ भाई हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है, सब कुछ सही है। क्या इस सिस्टम जो आप बना रहे हो उसकी जांच पड़ताल हो या नहीं हो? भाई आप सोच रहे हो कि आपके सिस्टम सही है, पर एक स्वतंत्र व्यक्ति जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करके वो बताए कि आपके सिस्टम में क्या कमी है और क्या स्ट्रेंथ है। तो वो जांच पड़ताल करने के 2 तरीके हैं। सिस्टम को जांचने के कितने तरीके हैं? 2। एक सिस्टम का पार्ट होता है इंटरनल चेक। एक पार्ट क्या होता है? इंटरनल चेक। इसको अपन हिंदी में कहते हैं आंतरिक जांच, जो सभी सरकारी विभाग में आपको देखने को मिल जाएगा, आंतरिक जांच। और एक क्या होती है? इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक जांच क्या होता है साहब? कि संस्था के एक कर्मचारी का कार्य उसी संस्था के दूसरे कर्मचारी के द्वारा स्वतः दैनिक तौर पे जांचा जाए। ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, कि आपके काम को दूसरा चेक करेगा, कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा। अब क्या बनने जा रहे हो? जूनियर अकाउंटेंट। नाम में देखो जूनियर शब्द लग रहा है, समझ रहे हो। अब हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हो, सीनियर हो, पर जॉब तो मिल रही है जूनियर। इसका मतलब ये है कि आप जूनियर अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। आपके ऊपर कोई ना कोई क्या होगा, आपके काम को कौन चेक करेगा? आपका सीनियर चेक करेगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? आंतरिक जांच। और ये तभी हो सकता है जब काम बटा हुआ हो, जूनियर का अलग और सीनियर का अलग। इसलिए किसके ऊपर आधारित हो गया ये? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि आपको कोई भी प्रोसीजर इस तरीके से बनानी है, कोई भी प्रोसीजर इस तरीके से बनानी है कि एक व्यक्ति के पास में संपूर्ण कंट्रोल नहीं हो। पूरे प्रोसेस को एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सके। कंट्रोल को भी क्या करो? डिवाइड करो, समझे। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप स्टॉक कीपर हो, आपका काम क्या है? भाई जो भी स्टॉक आए उसको इन करना और जो भी बाहर जाए उसको आउट करना। आप स्टॉक कीपर हो और आप ही को स्टॉक की अकाउंटिंग का काम दे दिया जाए कि स्टॉक के बही खाते भी आपको ही देखने हैं और स्टॉक का आना और जाना भी आपको ही संभालना है। तो बताओ इससे क्या होगा? इससे क्या करोगे? आप हेराफेरी करोगे और लेखा पुस्तकों में भी एडजस्ट कर दोगे। इससे काम को ही बांट दो कि जिसके पास में असेस्ट की कस्टडी होती है उसको अकाउंटिंग का काम मत दो। नहीं समझे क्या? जैसे बैंक में
कैशियर होता है, सुना आपने नाम कैशियर, जिसको भगवान ने वरदान दे रखा है कि सारे दिन नोट गिनेगा और शाम को हाथ साफ करके वापस घर चल जाएगा। कि नोट को देख के तो खुश हो सकता है, गिनेगा भी पर दूसरों के। कैशियर सिर्फ रिसीव करता है, पेमेंट जारी करता है, पर उसको ऑथोराइज्ड उसका अधिकारी करता है। तो जहां ये सिस्टम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आंतरिक जांच। और रही बात किसकी, इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट भी एक मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम का क्या है, पार्ट है, जिसमें देखा जाता है कि साहब एक आंतरिक व्यक्ति, अब आजकल क्या हो गया कि बाहर के व्यक्ति को भी इंटरनल ऑडिटर के रूप में नियुक्त करने लग गए। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा ऑफिस जो है, प्रैक्टिस जो करता हूँ, उसमें मेरी सबसे ज्यादा इनकम का पार्ट इसकी वजह से है, इंटरनल ऑडिट। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट तो बताओ कब स्टार्ट होगी, जहां अकाउंट्स खत्म होंगे, यानी पूरी साल तो हम घर बैठे रहते हैं और साल खत्म होने के बाद में जाके चेक करते हैं। मान लो मैंने ऑडिट करी, साल खत्म होने के बाद ऑडिट करी और मुझे फ्रॉड पकड़ में भी आ गए कि साहब संस्था में 2 कर्मचारियों ने चोरी कर रखी थी, ये मेरे पकड़ में आ गया। मैंने मालिक को बताया, मालिक ने मालूम मुझे क्या कहा, यार सीए साहब आपने काम तो बहुत बढ़िया किया है पर मजा नहीं आया। मैं कह रहा मजा किसका गुलाम है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, मैं क्या करूं इसमें। मैं कहा प्रॉब्लम क्या हुई, बोले सर ये 2 लोगों की चोरी आपने बताई है, तो काम तो आपका काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, हमें पकड़ में नहीं आया, और आप कागजों से चोरी निकाल के दे रहे हो। लेकिन ये लोग जो है जो चोरी करे थे वो हमारे यहाँ से नौकरी 6 महीने पहले ही छोड़ गए। अब बताओ क्या कर लूं मैं उनका, अगर यहाँ होते तो इलाज कर देते। तो मैंने कहा साहब इसका तो एक ही तरीका है फिर, कि डेली की डेली क्या करते रहो, चेक करते रहो, 10 दिन से चेक करते रहो। तो इससे जन्म हुआ किसका, इंटरनल ऑडिट का, कि सब दिन प्रतिदिन के कार्य को चेक किया जाए। तो ये ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, सिस्टम का। अब आप मुझे खाली इतना सा बताओ, इसकी रिक्वायरमेंट किसको है, सदस्यों को है या संचालक मंडल को है, मालिकों को है या प्रबंधकों को है, प्रबंधकों को है। तो इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, तो बताओ इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दो या क्या बोल दो, मैनेजमेंट, संचालकों को या प्रबंधकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्योंकि ये ऑडिट कौन करवाता है, मैनेजमेंट करवाता है। अच्छा ये बताओ इंटरनल ऑडिट अनिवार्य है या ऐच्छिक है, आपकी इच्छा तो कराओ, आपको लग रहा है कि भाई मेरे यहाँ पे सिस्टम सही रहना चाहिए तो कराओ, और नहीं तो मत कराओ। अब मेरी ऑफिस में जो प्रैक्टिस में मेरी इनकम का पार्ट है वो है ही ये सबसे ज्यादा, जबकि वो तो अनिवार्य भी नहीं है। हमारे ग्राउंड में क्या होता है, बहुत सारे सीए बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें भी करते रहते हैं कि यार ये मोदी आ गया ये हमारी बैंड बजा देगा। क्योंकि देखो सीए का काम क्या है, साइन करने का। मोदी जी धीरे धीरे हमारे साइन के पावर ही छीनते जा रहे हैं। अभी टैक्स ऑडिट की लिमिट कर दी इन्होंने कितनी, 10 करोड़ की, जो पहले कितनी हुआ करती थी, 1 करोड़। कि साहब किसी की बिक्री अगर 10 करोड़ से कम है तो मत कराओ। तो ये लो साहब, अब 10 करोड़ से ऊपर वाले कितने लोग होते हैं, 1 करोड़ में तो बहुत सारे लोग कवर हो जाते थे। तो हमारा तो आधे से ज्यादा स्कोप ही खत्म हो गया। जीएसटी एक्ट आया, जीएसटी एक्ट में कहा गया कि साहब आपको क्या करानी है, बताओ, सीए से ऑडिट करवानी है। जब एक्ट आया था तब ये लिखा था कि जिनका भी 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, जीएसटी एक्ट के तहत क्या करवानी है, सीए से ऑडिट करवानी है। पिछले साल उन्होंने अमेंडमेंट किया, बोला सीए से ऑडिट कराने की अब जरूरत है नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे सीए नेगेटिव बोलते हैं कि यार ये मोदी को वोट नहीं देंगे, नहीं तो ये सीए का ही पत्ता साफ कर देगा। धीरे 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 अब वो बेचारा जो सोचता है वो देश के हित में सोचता है, क्लाइंट के हित में सोचता है कि फालतू की एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें। लेकिन मेरे जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मोदी आओ चाहे गांधी आओ। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो ऑडिट करता ही नहीं जो अनिवार्य है। हम तो कौन सी ऑडिट कर रहे हैं, ऐच्छिक है। क्लाइंट खुद बुलाता हमको कि सर हमारे यहाँ चेक करते रहो। मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है। अरे बोले सर आप नहीं समझ रहे आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आप हमें एक भी गलती पकड़ के बता देते हो, उसमें हमारी इतनी रिकवरी आ जाती है जितनी तो आपकी फीस ही नहीं है, और हमारा सिस्टम सुधर जाता है। तो इंटरनल ऑडिट हमेशा क्या होती है बच्चों, ऐच्छिक होती है। पर इसके जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, तो मार्केट में ये बहुत चलन में है। और कंपनी एक्ट
2013 में एक नई धारा इंट्रोड्यूस की गई, सेक्शन 138। इसमें कुछ कंपनियों की लिस्ट बना के दे दी कि भैया इन कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना क्या है, अनिवार्य है, बाकी के लिए क्या है, ऐच्छिक है। तो सेक्शन 138 के तहत जो कंपनी है उनके लिए ऑडिट करवाना क्या है, अनिवार्य है, और बाकी के लिए क्या है, बताओ, बाकी के लिए क्या है, ऐच्छिक है। ये बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट का एक इंट्रोडक्शन दिया है। हालांकि आपके कोर्स में एक चैप्टर है, कौन सा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सिलेबस को जाके देखोगे तो डैक्स करके लिखा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डैक्स, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, सिस्टम के पार्ट है। बोलो ये ऑडिट समझ में आ गई, इंटरनल ऑडिट भी। देखो जहां ऑडिट अनिवार्य है वहां योग्यता भी है, और जहां ऑडिट क्या है, ऐच्छिक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब देखो सब आप जूनियर अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, क्यों बनना चाहते हो आप जूनियर अकाउंटेंट, बताओ क्यों बनना चाह रहे हो, आप बताओ, सही बताओ आप, मतलब क्या क्या इच्छा है बेटा, है जॉब चाहिए, तो क्यों निर्भर हो किसी के ऊपर, जॉब नहीं मिलेगी तो, है? देखो मैं ये कह रहा सर शादी वादी हो जाए, आपको मैं कम से कम मेरे साथ जुड़े हुए 10 ऐसे अकाउंटेंट के नाम दे सकता हूं जो आप जूनियर अकाउंटेंट बन के 10 साल बाद भी नहीं कमा पाओगे अगर मैं रिश्वत को हटा दूं तो। जो आपकी सैलरी है ना, कितनी होगी, 40,000, 50,000, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं मैंने के, सिंपल ग्रेजुएट हैं और कुछ भी नहीं है बस। तो वो क्यों कमा पा रहे हैं, ज्ञान की वजह से। उनके पास केवल सीए का ठप्पा नहीं है, बाकी ज्ञान पूरा क्या है, सीए वाला है। तो वो मेरे जैसे को अपॉइंट नहीं करती कंपनियां, फिर उनको अपॉइंट करती है। उनको कहते हैं आप हमारा काम देखना, क्यों, क्योंकि देखो आप कहीं भी खाना खाने जाओ, कोई ढाबे में, रेस्टोरेंट में, तो कभी भी फुल प्लेट सब्जी नहीं मंगानी चाहिए, हाफ प्लेट मंगाओ, रेट आधी पर सब्जी ज्यादा। हाफ प्लेट मंगाया करो, रेट आधी लगेगी, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा लगाते हैं, लेकिन सब्जी भी ज्यादा आती है। तो जो बिना डिग्री वाले अकाउंटेंट होते हैं ना, वो हाफ प्लेट सब्जी है, कि साहब क्वालिटी वही है पर रेट कम है। तो ये तो आपकी इच्छा है, आप उनको अपॉइंट करो, किसी को भी करो, इसकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। समझ में आ गया क्या इंटरनल ऑडिट? इसके बाद देखो और कौन सी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट बता दी, इंटरनल ऑडिट बता दिया, टैक्स ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, ब्रांच ऑडिट हो गया। एक आती है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट ये मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट में डिटेल में बताऊंगा, हिंदी में कहते हैं इसको प्रबंध अंकेक्षण। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है ये बताओ, नाम से क्या लग रहा है आपको, बताओ मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। देखो मैं मोदी जी का एक मन की बात वाला स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा साहब लोग आते हैं हमें गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो मन करता है कि भाई जो गिफ्ट आया उसको घर में सजाएं, क्या आप लोगों का भी ऐसा मन करता है, ऐसे बोल रहा था मोदी जी। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल करता है, बोले मेरा नहीं करता। मोदी ने कहा मेरा नहीं करता, मुझे लगता है गिफ्ट क्यों दे रहा है मुझे, मुझे तो ऐसा लगता है। कोई भी व्यक्ति हो चाहे कितने सर्वोच्च पद पे हो, उसको एक डर हमेशा सताता है, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनको एक डर हमेशा सताता है। जैसे हमारे मधुसूदन सर हैं, रेरा के अधिकारी हैं, रेरा के, रेरा जानते हो ना आप, रेरा नहीं जानते? अगर आपको बिल्डिंग बनानी है ना, जयपुर में कोई भी बिल्डिंग बनानी है आपको, तो पहले रेरा से अप्रूवल कराओ। तो जितने भी बिल्डर हैं मधुसूदन सर के धोख देते हैं कि सर फाइल अप्रूव कर दो, और मधुसूदन सर कलम रख देना तो इनकी बिल्डिंग नहीं बने, तो यूँ पेटी लेके आते हैं, सर ये नजराना। तो मैंने मधुसूदन सर से पूछा कि सर आपके पास मौका होते हुए भी आप चौका नहीं मारते हैं, और मैं बिना मौके के चौके ढूंढता रहता हूं, हम तो व्हाइट बॉल पे भी सिक्स मारते हैं।
नहीं समझे? और वो लूज बॉल को भी खाली छोड़ देते हैं। तो सर ने कहा सर मेरे बारे में आप डिपार्टमेंट में पता करना। मधुसूदन सर ने कहा कि अगर किसी ने मुझे रिश्वत की पेशकश कर दी तो उसकी फाइल इस जन्म में ही पास नहीं होनी। मेरा ओरा ये बना हुआ है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए परेशान भी रहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में काम सारा उनसे ही करवाते हैं लोग। और इसलिए वो जो चीफ सेक्रेटरी है ना उससे भी लड़ लेते हैं। उसकी भी हिम्मत नहीं है मधुसूदन सर ने अगर कलम चला दी तो सामने वाला उनके विरुद्ध कोई लाइन खींच दे, क्योंकि उनको मालूम है रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो सबका अपना अपना रुतबा है साहब, सबका अपना अपना तरीका है। हमारी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है ना। हमारी फिलॉसफी भाई लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है, उसका अनादर क्यों? किसी माता का अनादर कर रहे हो आप, ये आपको शोभा नहीं देता। किसी भी रूप में आए, आ तो रही है ना। सबका अपना अपना फिलॉसफी है। तो ये जो लोग होते हैं, अब जैसे मधुसूदन सर हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं, उनको भी डर लगता है कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो ये लोग चाहते हैं कि मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, मैंने जो भी नीतियां बनाई है, जो भी मैंने पॉलिसी बनाई है, उसकी क्या हो, जांच पड़ताल हो। तो इसके लिए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं और वो मैनेजमेंट के प्रबंधकों के निर्णय की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि सब प्रबंधकों के निर्णय कहीं गलत तो नहीं है। अब देखो अपने देश में जो भी पॉलिसी आती है, भले ही घोषणा मंत्री लोग करते हैं, पर मंत्रियों को थोड़ी ज्ञान होता है, वो जांच पड़ताल करवाते हैं पहले पूरा। आप बताओ ये ऑडिट देखी जाए तो किसकी ऑडिट हुई? प्रबंधकों की ऑडिट हुई, प्रबंधकों के नीति की ऑडिट हुई, प्रबंधकों के निर्णय की ऑडिट हुई। ये कौन करवाना चाहेगा? ये ऑडिट कौन करवाना चाहेगा? प्रबंधक चाहेंगे या मालिक चाहेंगे? प्रबंधक काहे को चाहेंगे? प्रबंधक तो चाहेगा कि मेरी जांच ही नहीं हो। तो इसलिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? मालिक, मालिक यानी कि सदस्य। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? सदस्यों को प्रस्तुत करेगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट किसको प्रस्तुत की जाती है? सदस्यों को। अब मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं बच्चों, मैनेजमेंट ऑडिट जो होती है ये भी दो टाइप की होती है। ये मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट में कराऊंगा डिटेल में। प्रबंध अंकेक्षण जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होती है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, और एक होती है ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, और एक होता है ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? प्रबंधकों का अंकेक्षण, सही मायने में इसको अपन क्या कहते हैं? प्रबंध अंकेक्षण। क्या कहते हैं? प्रबंध अंकेक्षण। अब बताओ प्रबंधकों का अंकेक्षण कौन करवाना चाहेगा? सदस्य। तो इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सदस्य। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे बताओ? सदस्य को ही देंगे। ये नियुक्ति भी सदस्य कर रहे हैं और ये रिपोर्ट भी किसको देंगे? सदस्य को देंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसकी कहानी सुनो। ऑडिट फॉर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो साहब मैं आपको बात बताता हूं। आपके पास एक ऑफर आए, मान लीजिए आप कोई एमएनसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, मल्टीनेशनल कंपनी को। अभी आप सब सरकारी नौकरी चाहते हो। कितने सीए हैं जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं बताओ? बहुत कम, जाना ही नहीं चाहते। उनको समझ में नहीं आती सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी सुरक्षित जरूर है, सुरक्षित जरूर है, लेकिन पैसा गिनती का आता है। समझ लो, अब आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो ये मत सोचना आपको रिश्वत मिलेगी। रिश्वत तो वहीं मिलेगी जहाँ पब्लिक से डीलिंग हो। आपका कौन सा डिपार्टमेंट आता है पब्लिक से डीलिंग ही नहीं है? किसी जंगल में जाके आपको पोस्टिंग मिल गई तो आपका खाली काम क्या रहेगा कि सुबह बीबी से टिफिन उड़वा के ले जाना, उसकी मेहनत को दोपहर में पूरा कर देना, शाम को खाली करके ले जाना, स्कोप दे देना उसको कि कल फिर बना देना। भाई यही ऐसी जिंदगी चलती रहेगी और गिनती के टके आएंगे। समझ लो? तो हमारे देशों को रिश्वत भी नहीं लेनी और पैसा भी कमाना है। तो एमएनसीज कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं साहब, टाटा, बिरला, रिलायंस,
एयरटेल, इनमें सीए जॉब करते हैं, इनके पैकेज होते हैं 40-40 लाख रुपए साल के, 35 लाख रुपए साल के, फिर काहे को लेनी है रिश्वत? पैसा तो मिल ही रहा है ना, समझ रहे हो आप बात? लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, जितना पैसा कमाना चाहोगे, जितना पैसा कमाना चाहोगे उतनी हेडक होगी। ये तो मैं खुद भुगत भोगी हूं। एक जमाना था जब मैं सीए बना था, मैं 20,000 रुपये महीना कमा पाता था, बस केवल 20-1,000 रुपये। उन दिनों मेरे ससुर जी, मेरे ससुराल वाले सब खुश रहते थे, क्योंकि मैं क्या करता था, शाम को 5-6 बजे उनके पास बैठ जाता जाके, वो घर के बाहर कुर्सी लगा के हम दोनों बैठे गप्पे मार लेते, चाय पानी पियाता, शाम को घर आ जाता। शाम को फिर इवनिंग वॉक पे बीबी के साथ चल जाता, बीबी भी खुश, ससुर जी भी खुश कि भाई हमारे जमाई साहब बहुत बढ़िया है। पर टके नहीं थे, मैं लग गया टकों के फेर में। अब ससुर जी कहते हैं कि मैं तो जमाई साहब की शकल ही भूल रहा हूं, मिलने ही नहीं आते हैं। बोले इतना कितना घमंड हो गया उनको, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो मेरी वाइफ कहती है मैं खुद अपॉइंटमेंट लेके मिलती हूँ उनसे। बोला आप अपनी बारी कर रहे हो, मैं उनकी बीवी हूं, मुझे यही एहसास नहीं होता। आप समझ रहे हो? तो बच्चों, ये जो पैसों की गणित है, जितनी आपके पास पैसा आएगा उतनी जिम्मेदारी आएगी। अब आपको एमएनसीज कंपनी ने क्या कहा कि हम आपको दिल्ली में बिठा रहे हैं और आप इस कंपनी के हेड हो, सैलरी 1.5 करोड़ रुपए साल का, आपको 1.5 करोड़ रुपए देंगे, पर ये पूरी कंपनी की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके लिए उत्तरदायी आप हैं। आपके साथ मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली की जिम्मेदारी ले लेता हूं। साउथ में जो ब्रांच है, जहां ऑपरेशन हो रहा है, जहां कामकाज हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? जो काम मैं कर ही नहीं रहा उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? देखो मेरी वजह से तुम अकाउंट्स में फेल हो जाओ, आरएसआर में फेल हो जाओ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ऑडिट में फेल मत हो जाना, तुम बीओ में फेल मत हो जाना, मेरे फर्क पड़ता है। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी लूं, दूसरे की जिम्मेदारी मैं कैसे लूं? पर यहां तो दी जा रही है। इसलिए मैनेजमेंट ने कहा भाई हमारे लिए वहां पर क्या करवाओ, ऑडिट कराओ। तो ये ऑडिट किसके लिए हो रही है? मैनेजमेंट के लिए। इस ऑडिट को मैं नाम दे रहा हूं ऑपरेशनल ऑडिट। क्या नाम दे रहा हूं? ऑपरेशनल ऑडिट। हिंदी में बोलते हैं इसको परिचालन अंकेक्षण, परिचालन अंकेक्षण, ऑपरेशनल ऑडिट। तो बताओ ऑपरेशनल ऑडिट में क्या चेक करेंगे? ऑपरेशन को। और ये कौन चेक करवाना चाहेगा कि साहब ऑपरेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मैनेजमेंट चाहेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आ रही है। तो बताओ इस ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेंगे? प्रबंधक करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा? ये रिपोर्ट भी किसको देगा? प्रबंधक को देगा। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैनेजमेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो आप क्या कहेंगे? सदस्य। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी ऑपरेशनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो आंसर क्या देंगे? प्रबंधक को। दोनों में फर्क भी समझ में आ गया? दोनों पार्ट है मैनेजमेंट ऑडिट के ही, पर यह है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधकों के नीति निर्णय नियम की जांच पड़ताल करना, और यह ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, प्रबंधकों के लिए परिचालन की जांच करना। समझ में आ गया? तो यह आपका था ऑपरेशनल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट बता दी, ऑपरेशनल बता दी, गवर्नमेंट ऑडिट मुझे बताने की अब जरूरत है नहीं, चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। बताओ गवर्नमेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? केक को। तो यह आज आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया कि कौन सी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक देखिए डायग्राम, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बताओ ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? क्लीन, क्लीन को कई बार आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, ये लोग क्या करते हैं, अनमोडिफाइड भी लिख देते हैं। अनमोडिफाइड मतलब असंशोधित। क्या लिख देते हैं? असंशोधित। तो जो संशोधित नहीं है इसका मतलब क्लीन है। तो एक ही बात है, अनमोडिफाइड लिख दो या क्या कह दो? क्लीन रिपोर्ट। और दूसरी क्या बताई थी आपको मैंने? संशोधित प्रतिवेदन। क्लीन रिपोर्ट पे ऐसे कौन सा लगेगा? 700। मॉडिफाइड रिपोर्ट 2 प्रकार की बताई थी, एक जिसमें अंकेक्षक के निर्णय को प्रभावित हो, और एक जो निर्णय को प्रभावित ना करे।
प्रभावित करे तो ऐसे 705, प्रभावित नहीं करे तो 706। समझ में आ रहा है? निर्णय को प्रभावित करे तो राय भी चेंज। यहाँ पे राय कैसी थी? क्लीन ओपिनियन। यहाँ ओपिनियन कैसी है? या तो मर्यादित यानी कि क्वालिफाइड, या विपरीत, या राय की मनाई। और ये एक अलग से पैराग्राफ जुड़ता है ऑडिट में जिसका नाम है ईओम और ओम। यहां तक समझ में आ गया? ये डायग्राम भी समझ में आ गया? इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात कही थी कि हम ऑडिट रिपोर्ट में जो पढ़ेंगे कोई एक्ट है नहीं, कोई सेक्शन है नहीं, समझ रहे हो? लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 से लेकर 799। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो है ये सीरीज बनी हुई है अलग अलग। कहां से शुरू होती है ये? ऐसे 200 से शुरू होगी। पहली सीरीज है ऐसे 200 से लेकर 299। दूसरी सीरीज है 300 से लेकर 499। तीसरी सीरीज है 500 से लेकर 599। चौथी सीरीज है 600 से लेकर 699। और पांचवी सीरीज है 700 से लेकर 799। कहीं ना कहीं आपके कोर्स में ये इनडायरेक्टली इंक्लूड है, लिखा हुआ नहीं है कोर्स में कि साहब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ना है, पर टॉपिक के नाम दिए हुए हैं और वो टॉपिक कहीं ना कहीं इन्हीं से कवर हो रहे हैं। तो अभी हम कौन सी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं? 700 से 799। और ये पूरी सीरीज केवल और केवल किसके रिगार्डिंग रहेगी? ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? इस सीरीज का मतलब ये मत निकाल लेना कि साहब 700 से लेकर 799 यानी 99 ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ये सीरीज है, इस सीरीज के अंदर क्या बताए गए हैं? ऐसे। तो बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग शुरुआत कहां से होगा? ऐसे 200 से, और आखिरी कहां तक हो सकता है? 799 तक, जो आपके कोर्स में है। समझ में आ रहा है? हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? 700 से 799। आज तक इसमें जो ऐसे लॉन्च हुए हैं वो हैं ऐसे 700, 701, 705, 706, 710 और 720। बस इस पूरी सीरीज में अभी तक इतने ही ऐसे लॉन्च किए गए हैं। इनमें भी ये जो 701 है ये अभी लेटेस्ट ही आया है, पहले तो था ही नहीं। तो आपके कोर्स में भी ये सारे ऐसे नहीं है, सारे नहीं पढ़ने आपको। कौन कौन से पढ़ेंगे? 700, 701, 705, 706। ये दो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, केवल नाम नाम समझ लेना, अर्थ समझ लेना बहुत है। समझ में आ रही बात आपके? तो ये चार ऐसे हम पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, बस यही आखिरी पॉइंट बचा हुआ है अपना। ऐसे 700, 701, 705, 706। चलो आप बताएं ऐसे 700 में क्या है? क्लीन रिपोर्ट, स्वच्छ प्रतिवेदन। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या कंटेंट आएंगे, और ओपिनियन कैसी होगी? क्लीन। और क्लीन ओपिनियन कब देनी है? जब ऑडिटर के पास में दो आधार हो कि जब वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हो और जब अंकेक्षक पर्याप्त और उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। तो ऐसे कौन सा लगेगा? 700। समझ में आ गया? और आपके जूनियर अकाउंटेंट लेवल पे तो मैक्स टू मैक्स ये पूछेंगे कि स्वच्छ प्रतिवेदन से संबंधित ऐसे कौन सा है, इससे ज्यादा पूछेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? 701 नया ऐसे लॉन्च हुआ और इसका नाम है की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर मुख्य अंकेक्षण मामले, मुख्य अंकेक्षण मामले की ऑडिट मैटर। देखो ये नया ऐसे लॉन्च हुआ, ये क्यों हुआ लॉन्च वो मैं बताता हूं, समझना मेरी बात को। आप मेरे क्लाइंट हो, आपने मुझे अपॉइंट किया कि सर आप हमारी कंपनी की ऑडिट करो। मैं आपके यहाँ ऑडिट करने आया, मैंने 2 महीने तक मैं आपके यहाँ पे क्या करता रहा?
जांच पड़ताल करता रहा, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। बताओ कैसी ओपिनियन दूंगा? क्लीन रिपोर्ट। शब्द क्या यूज करूंगा? ट्रू एंड फेयर। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई जो संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए। मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे। क्या लिखे? कि इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। लो भैया 2 लाख रुपए। क्या आप दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि आपने तो मुझे काम करते हुए देखा है। पूरी काम करके निचोड़ है, ये समरी है कि सब ट्रू एंड फेयर। समझ में आ रहा है? अब आप वो रिपोर्ट लेकर कहाँ गए? बैंक में। बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई किया, मेरी रिपोर्ट दी। मेरी रिपोर्ट में 2 अक्षर दिख रहे हैं खाली सामने वाले को। क्या दिख रहे हैं? ट्रू एंड फेयर। तो कहता है यार तुम्हारे सीए साहब ने कुछ काम भी किया है कि नहीं किया? बोले किया ना साहब, ये रिपोर्ट। बोले रिपोर्ट में कुछ लिखा तो नहीं, खाली लिख दिया सत्यम उचित। तो मैं और क्यों लिखूं? और क्यों लिखूं? क्योंकि फॉर्मेट यही था, मुझे यही बात कहनी थी। तो इससे क्या कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो गया। लोगों को यूं लगने लग गया, उल्टा हमारे ऊपर डाउट करने लगे लोग कि ये सीए कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं, हमको बता ही नहीं रहे। तो मैंने कहा साहब ये जो 2 शब्द है ना, सत्यम उचित, ये कहने के लिए मैंने 2 महीने काम किया है। क्या लोगों को ये समझ में आता है? नहीं आता। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, एक क्लाइंट आए, उनका बेटा कनाडा पढ़ने जा रहा था। तो अब क्या होता है, जब आप बाहर पढ़ते हो तो पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। तो पैसा बाहर जाएगा तो रुपये में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा? डॉलर में। और वो किसके थ्रू जाएगा? बैंक के थ्रू। तो बैंक में आप जब डॉलर परचेज करके ट्रांसफर करवाते हो तो बैंक पर्पज पूछता है कि भाई आप क्यों खरीद रहे हो डॉलर, क्योंकि आरबीआई के, फेमा के इनके रूल हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है वहां पे। तो वो पूछता है भाई क्या करोगे इस डॉलर का? पैसा मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, वहां पे पैसा भेजना है। तो वो कहते हैं कि साहब एक सीए से लिखवा के दो कि बाहर पढ़ने जा रहा है, एक सर्टिफिकेट लेके आओ। तो वो क्लाइंट मेरे पास आ गई, उनका साहब ये अपना बालक है, ये पढ़ने जा रहा है और ये इतने रुपए मेरे को भेजने हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट दे दो। तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि इतनी फीस लगेगी? बोले सर वहाँ के कॉलेज का जो है फीस का स्ट्रक्चर है, आपको मैं देता हूँ। मैंने कहा दिखाओ। देखा, मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने मेरे स्टाफ को कहा अरे 2 लेटर 2 अक्षर टाइप कर दे एक लेटर पे कि साहब ये यहाँ का रेजिडेंट है, पढ़ने जा रहा है, इतनी फीस हमारे। मेरे स्टाफ को 5 मिनट लगी, 4 लाइन ही तो लिखनी थी। टाइप करा, मेरे लेटर हेड पे निकाला, मैंने मोहर लगाई अपनी, साइन कर दिए। मैं कहा ये लो सर आपका सर्टिफिकेट, आप बैंक में दे देना, 1000 रुपये दे दो। कितने रुपए मांगे मैंने? तो साहब क्लाइंट को 440 का वोट लगा। सर 1000 रुपये? सर आपने 4 लाइन लिखी है, उसके 1000 रुपये? उसको समझ में नहीं आई। तो लेकिन मेरे समझ में आ गई कि वो क्या सोच रहा है। उसको ये समझ में आ रहा था कि 4 लाइन लिखने के 1000 रुपये मांग रहा है सीए। तो मैंने कहा सर आप ये टाइपिंग के पैसे मान रहे हो क्या? तो मैंने कहा सर हमारे घर के बाहर ही जो है ना एक टाइपिंग वाला बैठा हुआ है, 10 रुपये लेगा, उससे टाइप करा लेते। मेरे पास क्यों आए हो? मेरे से टाइप कराने क्यों आए हो? तो बोले सर वो बैंक वाले कह रहे हैं सीए से सर्टिफाई होना चाहिए। मैंने कहा हाँ अब आए वो बात। मैं कहा सर ये लेटर नहीं है, सर्टिफिकेट है, और इसमें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। ये मैं जो साइन कर रहा हूँ ना, ये उसका पैसा है, ये टाइपिंग का पैसा नहीं है, ये उसका पैसा है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब लोग आईपीएल के मैच के मजे ले रहे होते थे। हमारे टाइम में एक इंडियन प्लेयर था, बालाजी नाम था उसका, और वो पाकिस्तान वालों के छक्के छुड़ाता था। और साहब लोग मतलब कभी हम निकलते तो जयकारे लगते थे, बालाजी की जय, उड़ा दो पाकिस्तानियों को। और हम कमरे में बंद होके पढ़ रहे होते थे। अरे हमारा मन नहीं करता था आईपीएल देखने का, पर हम पढ़ रहे होते थे, रात रात भर जगे हैं, अब तो पैसा वसूलूंगा। बताओ, अब ये बच्चे सीटी पास करे हैं, 12 सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे, हमारे जैसों को झेल रहे हैं, क्या वसूलोगे नहीं? वसूलोगे, पूरी कीमत वसूलोगे। जो आज आपको पेन मिल रहा है उसी से आपको गेन मिलेगा। हाँ, पूरा उपयोग करेंगे सर। ऐसा थोड़ी है, आपकी फीस भी वसूलेंगे, सारी चीजें वसूलेंगे ना।
तो ये क्लाइंट को समझ में नहीं आ रही थी बात। वो कह रहा सर 4 लाइन टाइप करने के 1000 रुपये ले रहे हो। अरे भैया डिग्री जो है उसकी वैल्यू है ये। लेकिन लोगों को क्या है, जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं। एक और किस्सा सुनाता हूं, देखो। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, खून में थोड़े बाल बाल सन गए, सिर में चोट लग गई, उसको लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया, कुछ नहीं, थोड़ा सा कट लग गया था, इतना कट लग गया था। डॉक्टर ने सिलाई कर दी, मेडिसिन एडिसिन दे दी, और फिर डॉक्टर ने घर वालों का भी 50,000 रुपये का बिल बनाया, ये जमा करा दो। डॉक्टर को मालूम घर वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब 4 टाके लगाए आपने, 40 रुपये ले लो, 50,000। तो डॉक्टर कह दर्जी समझ रखा है, पैंट सिलवाने आया है। तो डॉक्टर लोग आजकल समझाते नहीं है, मालूम क्या करते हैं, जो ही कोई केस आता है उसको तुरंत आईसीयू में लेते हैं, तुरंत आईसीयू में। घर वालों को बाहर बाहर बैठो आप, मामला बहुत सीरियस है, बाहर बैठो आप, शोरगुल नहीं होना चाहिए, पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। घर वाले सर सर, फिर जो है आईसीयू में ले जाएंगे, पहले तो उसको बेहोश कर देंगे आदमी को, वो तो चित्त। फिर नर्सिंग स्टाफ को सबको लाया और 4 पत्ती खेलते हैं, अंदर बैठ के 4 पत्ती खेल रहे हैं मजे से, बाहर लाइट जली हुई है, रेड लाइट, ऑपरेशन चल रहा है भैया, ठीक है। 2 घंटे हो गए। हाँ नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप भावनाओं में बह गए। तो साहब बाहर लाइट जल रही है, घर वाले टेंशन में बैठे हैं, डॉक्टर साहब 4 पत्ती खेल रहे हैं। 2 घंटे पूरे हो गए, डॉक्टर ने कहा लो रे सील दो रे इसको, वही 4 टाके लगाने थे, लगा दिए। फिर डॉक्टर ने पानी के छपके मारे चेहरे पे, और फिर आईसीयू का गेट खोलते हुए वो पानी को पसीने बताते हुए पहुंचते हुए, बहुत सीरियस मैटर था, आज तो जान बची है, बस इसकी भगवान का शुक्र है। बोले सर भगवान तो आप हो हमारे लिए, आपने बचाया है। वो 2 लाख रुपए। हाँ सर। तो पब्लिक ऐसी है, पब्लिक ऐसी है, समझे कि नहीं समझे। तो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूं ट्रू एंड फेयर। बोले क्या होता है ट्रू एंड फेयर। अरे आपने ऑडिट करी, कुछ तो इंपॉर्टेंट बातें दिखाई दी होंगी या नहीं दिखाई दी, तो कहां बताइए आपने, रिपोर्ट में तो बताई नहीं, तो मैं क्यों बताऊं, रिपोर्ट में फॉर्मेट ही नहीं था। तो ये नया ऐसे लॉन्च हुआ, और ये कहा गया कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान जो भी महत्वपूर्ण मामले, जो भी मुख्य अंकेक्षण मामले नजर आए, वो रिपोर्ट में लिख दो। समझ में आ रहा है क्या इन पे मैं कोई राय दे रहा हूं, क्या इन मुख्य अंकेक्षण मामलों पे मैं कोई राय दे रहा हूं, नहीं। राय तो मेरी वही है, ट्रू एंड फेयर। ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पज के लिए है कि भाई ये मामला देख लो, ताकि लोग मेरी रिपोर्ट पढ़ के कहें कि यार दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एकदम सारी मेन इंपॉर्टेंट बातें आपने कहां लिख दी, कि ऑडिट मैटर में लिख दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबके क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये एक नया ऐसे लॉन्च हुआ है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ही चेंज हो गया। पहले 12 पॉइंट हुआ करते थे, अब कितने पॉइंट हो गए, 13। एक पैराग्राफ कौन सा जुड़ गया, की ऑडिट मैटर। कोई डाउट। ऐसे 705 किससे रिलेटेड है, मॉडिफाइड रिपोर्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कि ऑडिटर कब अपनी राय मर्यादित करता है, कब विपरीत देता है, कब राय की मनाही करता है। संशोधित रिपोर्ट, इसमें ऑडिटर की ओपिनियन भी कैसी होगी बताओ, मॉडिफाइड होगी। मॉडिफाइड रिपोर्ट में ओपिनियन भी कैसी होगी, मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड ओपिनियन कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कैसी कैसी, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये समझ में आ गया। ऐसे 706 ये एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ की अनुमति देता है, जिसका नाम क्या है, इओम एंड ओम, एम्फेसिस ऑफ अदर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और दूसरा अदर मैटर पैराग्राफ। कि किसी मामले पर आप महत्व देना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में ये पैराग्राफ डाल सकते हो। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन SS 701 एंड SS 706, सोच के बताओ। 701 में और 706 में क्या फर्क है,
देखो जो फर्क है वो इसके उद्देश्य क्या है। 701 का उद्देश्य क्या है, ऐसे 701 का उद्देश्य क्या है, हम कुछ मामले का एडिशनल क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन, चाहे वो आपके काम के हो या नहीं हो, चाहे आपका अटेंशन ड्रो हो या नहीं हो। समझ में आ रहा है। और ऐसे 706 का उद्देश्य क्या है, जब मैं यूजर्स का अटेंशन क्या करना चाहता हूं, ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उस पर जाए। कैसा किया है हमने कभी, बताओ, चलो आप बताओ, छोटी बच्ची थी आप कभी, हाँ थी, बर्थडे मनाया कभी, याद करो अपने बचपन के वो दिन जिस दिन आपका बर्थडे था, उस दिन आप पक्का नहाए भी होंगे। नहाते हैं लोग क्या, बर्थडे वाले दिन तो नहा ही लेते हैं, नहाए थे, हाँ नहाए थे सर। नई ड्रेस पहनी थी, तिलक विलक, और स्कूल में क्या बांटी, ऐसी क्या खुशी थी आपको, आप ये सब मेकअप करके ड्रेसअप होके एकदम यो शो कर रहे थे, बल्कि आपके तो 1 साल कम हो गया जीवन का, समझ लो। बताओ ये छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। अभी आप लोगों का बर्थडे आता है, किसी को मालूम ही नहीं चलता बर्थडे भी आ गया, और छोटे बच्चों को देखो त्योहार के जैसे मनाते हैं, नई ड्रेस पहन के जाते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। अब आजकल के लड़के देखो बाल कटवा के आते हैं, साइड से पूरा साफ या बीच में कटोरी टाइप का, और अगर कोई उसको देखे ही नहीं तो नाई को 200 रुपए काहे को दिए। हम चाहते हैं कि यूजर्स हमारी तरफ क्या करे, अटेंशन करे, तभी तो हम विचित्र विचित्र दिखाना चाहते हैं। बताओ है कि नहीं है। तो इन दोनों में फर्क समझ गए ना। यहाँ मेरा उद्देश्य आपका ध्यान आकर्षित करना नहीं है, यहाँ मैं चाहता हूं कि कम्युनिकेशन हो, आपको मुख्य मामले मालूम हो, आपके लिए काम के हो या नहीं हो। ये मुझे लगता है, मुझे लगता है ये मेरे निर्णय में क्या है, मुख्य है। और यहां मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट पर क्या करें, ध्यान दें। ये संशोधित रिपोर्ट का पार्ट है, राय संशोधित नहीं है, राय प्रभावित नहीं हो रही। देखो क्या कहा, ये जो अंकेक्षक के निर्णय को प्रभावित ना करे, राय प्रभावित नहीं हो रही, पर मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान जाए। आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि टर्नओवर 5 करोड़ का और स्टॉक 20 करोड़ का। अब इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, पर मैं चाहता हूं भाई यूजर्स को भी मालूम हो, यूजर्स को भी मालूम हो कि यहाँ 20 करोड़ का स्टॉक है। तो सर वो बैलेंस शीट में देख लेंगे ना, बताओ देख लेंगे नहीं देखेंगे। आजकल आंखों वालों को दिखता ही कहाँ है, नहीं समझे क्या, आंखों वालों को दिखता कहाँ है। आप बताओ, रेड आप रोड पे जाते हो, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं रोड पे, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, खतरनाक घुमाव, कृपया धीरे चले। यार तो मैं कौन सा सीधा निकल जाऊंगा, घुमाऊंगा नहीं, ये बोर्ड क्यों टाके जा रहे हैं। तो हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, तुम क्या बता रहे हो, है ना। सर सलामत तो सब सलामत, हेलमेट एक बोझ नहीं। ये सब बोर्ड क्यों टाक रहे हैं, क्या पब्लिक को मालूम नहीं है, ये सब मालूम है, फिर भी याद दिलाना है, चाहते हैं कि आपका अटेंशन ड्रॉ हो। ऐसे ही ऑडिटर कर रहा है। बोलो समझ में आ गया क्या। ऐसे 706 क्लियर है। 710 और 720 आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नाम नाम सुन लो। 710 जो होता है बच्चों, यह है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। आपने देखा होगा कई बैलेंस शीटें ऐसी बनती हैं, यो यहां पे लिखा 2022 और यहां लिखा 2021, 2022 2021, ये बैलेंस शीट है साहब। बताओ एक साथ दो दो सालों की क्यों दिखा रहे हो आप, ताकि तुलना कर सके। इसको अपन क्या कहते हैं, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो ऑडिटर को कुछ और नॉर्म्स की पालना करनी पड़ती है, जो किसमें लिखे हुए हैं, ऐसे 710 में। ऐसे 720 ये कब लगता है, अदर इंफॉर्मेशन, अन्य सूचना, अन्य सूचना, अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब समझ रहे हो, अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है।
बताओ, नहीं समझे? देखो साहब, मैंने मेरी ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है, मैंने प्रॉफिट दिखाया 2 लाख रुपए। अब उसके बाद बताओ डायरेक्टर क्या करेंगे? डायरेक्टर क्या करेंगे? अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। बताया था ना कल आपको, पहले क्या बनती है? ऑडिट रिपोर्ट, फिर क्या बनेगी? बोर्ड रिपोर्ट। और बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आपकी कंपनी ने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं साहब, और हम आपको डिविडेंड बांटेंगे। जबकि ऑडिटर की रिपोर्ट में कितना आ रहा है? 2 लाख, और वो कितने बता रहे हैं? 2 करोड़। तो मालूम है पब्लिक किस पे डाउट करेगी? पब्लिक हम पे डाउट करेगी। किसी भी ऑडिटर की रिपोर्ट गलत है, हमारे डायरेक्टर साहब क्या हैं? सही हैं। इसलिए हमारी एक और जिम्मेदारी डाल दी कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ में कोई और डॉक्यूमेंट जो अटैच होते हैं और उसमें कोई सूचना दी गई है जो असंगत है, असंगत किससे? ऑडिट रिपोर्ट से, कि ऑडिट रिपोर्ट कुछ और कह रही है और अदर इंफॉर्मेशन कुछ और कह रही है, तो हमें उसको भी जांचना है, रिपोर्ट के बाद ही जांचना है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है वहां पे। बोलो समझ में आ रहा है आपके? तो ये आपके कोर्स में है नहीं, आप तो मेन फोकस किस पे करना? 4 चीजों पे। अब हम एक एक को शुरू करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? देखो, ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में आईसीआई ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 से 799 जारी किए हैं जो निम्नलिखित हैं। ऐसे 700 क्लीन रिपोर्ट या अनमोडिफाइड रिपोर्ट है, 705 क्वालिफाइड या मॉडिफाइड रिपोर्ट है, 701 की ऑडिट मैटर का है, 706 ईओम ओम का है, 710 कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, और 720 किसका है? अदर इंफॉर्मेशन का। क्लियर है? अब हम पहला ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरी 700 वाली सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, तो इससे आपका 1 2 काज हो जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का एक सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 700 ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। बताओ, ऐसे 700 में कौन सी रिपोर्ट है? क्लीन रिपोर्ट। कौन सी ओपिनियन है? क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी? ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर क्लीन ओपिनियन कब देगा? जब 2 परिस्थिति हो। तो देखो क्या लिखा मैंने, ऐसे 700 अंकेक्षक के द्वारा निम्न परिस्थिति में क्लीन रिपोर्ट दी जाती है। पहली परिस्थिति, जब वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से क्या हो? मुक्त हो, और जब अंकेक्षक पर्याप्त और उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। तो इसके लिए समझने लायक पॉइंट हो गए, एक तो सारवान, और एक क्या हो गया? मिथ्या वर्णन। एक हो गया पर्याप्त, और एक हो गया उचित, और एक हो गया अंकेक्षण साक्ष्य। इनको मैंने नोट करके लिख दिया है। सारवान बोल दो, भौतिकता बोल दो, महत्वपूर्णता बोल दो, सारता बोल दो, एक ही बात है। हिंदी में कोई भी नाम आ सकता है, इंग्लिश में एक ही नाम है केवल, क्या? मटेरियल। और इसकी परिभाषा किसमें दी गई है? ऐसे 320 में, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। बताओ, महत्वपूर्णता सारता किसको कहते हैं? ऐसे मामले जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को क्या करे? समझ में आ गया? कोई भी ऐसी चीज जो आपके डिसीजन को ही चेंज कर दे, वो आपके लिए क्या माने जाएंगे? महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ये समझ में आ गया? बेटा इसकी कोई लिस्ट दे सकते हो कि ये मामले महत्वपूर्ण हैं? क्या इसकी कभी कोई लिस्ट हो सकती है? इसकी कोई लिस्ट नहीं हो सकती। जो आपको महत्वपूर्ण लगता है वो मुझे महत्वपूर्ण लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा एक पड़ोसी है, शराबी है, शराबी। मतलब ये मान लो सुबह उठते ही लोग तो पानी से कुल्ला करते हैं, वो शराब से कुल्ला करता है, और आज की डेट में उसकी ये पोजीशन हो गई, उसके लीवर डैमेज हो चुके हैं, इतना भयंकर शराब पीता है, और अभी एसएमएस में भर्ती है इस टाइम। आज ही मेरी वाइफ बता रही थी कि वो अपने पड़ोसी है ना, वो जाने वाले ही हैं। मैं कह रहे मेरे से 10 साल छोटा है वो उम्र में, 31 साल का हुआ है पूरा सा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? बोला उसके लीवर खराब हो गए दोनों ही। और बोला वो, मतलब जो भी है साइंस अपनी इतनी कमजोर है कि लीवर खराब हो गए उसके, और बोला वो एसएमएस में भर्ती है। अभी भी कोई जाके उसको हॉस्पिटल में बोतल दिया है ना, तो वो भी कटक जाए। जबकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था उसको आज से साल भर पहले कि अगर शराब के हाथ लगा दिया ना तो तुम बचोगे नहीं, पर उसको कोई परवाह नहीं है। अब बताओ उसके लिए शराब कितनी महत्वपूर्ण है। और कई लोगों ने चक्की नहीं देखी आज तक। सोचो उनका भी तो जीवन है।
जिन्होंने कभी ऐसी अमृत तुल्य चीजों को चखा ही नहीं। समझ रहे हो, जीवन उनका भी है और जीवन इनका भी है। महत्वपूर्णता का कोई स्तर नहीं होता, हर व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, निर्णय होता है। लेकिन ऑडिटर को ध्यान रखना है, ऑडिटर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय नहीं देना। जो ऑडिटर को इंपॉर्टेंट लगे वो मटेरियल नहीं होता है, ये गलती मत कर देना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। और इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ना महत्वपूर्णता का, ऑडिट में आपके इस टॉपिक पे पसीने आने तय हैं। और अगर देखना चाहते हो तो एक काम करना, जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो, वो भी साइट पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो क्या हो गया था, निरस्त हो गया था। ध्यान है आपको? यस, पिछली बार जो पेपर हुआ था पहले, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और दोबारा एग्जाम हुई थी। जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था सब पंगा पिछली बार कि पहले एग्जाम हुई, वो रिजेक्ट हो गई और उसके बाद दोबारा हुई। तो जो रिजेक्ट हुई थी ना, उसका पेपर उठा के देखना आप, और उसके पेपर में महत्वपूर्णता का क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन ऐसे घुमा के आया था कि साहब यदि अंकेक्षक महत्वपूर्णता के स्तर को अधिक समझता है तो जोखिम का इसके साथ क्या संबंध है। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, अंकेक्षण जोखिम और महत्वपूर्णता में कैसा संबंध है, बता सकते हो आप लोग? ऑप्शन देता हूं, हालांकि ये मैं टॉपिक आगे डिटेल में कराऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि अंकेक्षण जोखिम, अंकेक्षण जोखिम एवं महत्वपूर्णता में, अंकेक्षण जोखिम एवं महत्वपूर्णता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में कैसा संबंध है? आपको मुझे इन दो में से एक आंसर देना है, या तो डायरेक्ट या इनवर्स। इनवर्स मतलब विपरीत, या तो प्रत्यक्ष या क्या बोल दो, विपरीत। अगर आप आंसर दे रहे हो प्रत्यक्ष तो आप ये कह रहे हो साहब अधिक महत्वपूर्ण में अधिक जोखिम, और अगर आप इनवर्स रिलेशनशिप बता रहे हो तो आप ये कह रहे हो अधिक महत्वपूर्ण में कम जोखिम। महत्वपूर्ण अधिक है तो जोखिम कम है। सोचो और बताओ कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। और इसका आपको लाइव एग्जांपल दूं, जूनियर अकाउंटेंट में सबसे कम सिलेक्शन कॉमर्स वालों का होता है। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने जो देखे हैं साइंस वालों का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं बताता हूं क्यों। आप खुद बताओ, अगर आप किसी चीज को महत्वपूर्ण समझते हो कि यार ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस पर ध्यान ज्यादा दोगे या कम दोगे? बताओ, आप मुझे बताओ। मैं आपको इतने टाइम हो गए पढ़ाते हुए, क्या आपने मेरे को क्लास के बीच में फोन उठाते हुए देखा है? फोन तो आते रहते हैं, घड़ी भी लगा रखी है इसलिए कि देखता रहूं कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। कभी नहीं देखा ना? मेरी एक पार्टी है, 400 करोड़ का आसामी है। कितने रुपए हैं उसके पास? 400 करोड़ रुपए हैं उसके पास में। उसका फोन आता है ना, मैं ये मोबाइल इसको साइलेंट पे करके साइड में आके फोन उठा, यस सर। ऐसा क्यों? महत्वपूर्ण आदमी है यार, महत्वपूर्ण आदमी है तो फोकस ज्यादा। जाहिर सी बात है, आप भी क्या करोगे, आप भी उन्हीं चीजों पे ध्यान ज्यादा दोगे जिसको आप क्या समझते हो महत्वपूर्ण। जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, आप उसको क्या करते हो, इग्नोर करते हो। बताओ करते हो नहीं करते? करते हो? आप बताओ, क्या आपके कभी सिर में दर्द होता है? होता है? कितनी बार हो जाता है सप्ताह में? ऐसा कोई खास बात नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिर में दर्द हुआ, सप्ताह में एक बार हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, ठीक है यार सिर में दर्द हो रहा है, एक पेन किलर लिया और इग्नोर। आप उसको महत्वपूर्ण ही नहीं समझ रहे, जबकि हर सप्ताह अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको महत्वपूर्ण समझना चाहिए था, लेकिन आप नहीं समझ रहे। तो आपकी जोखिम बढ़ गई कि कम हो गई? बताओ, आपकी जोखिम बढ़ गई कि कम हो गई? क्या समझे बताओ?
अब बताओ प्रत्यक्ष की विपरीत। राइट आंसर क्या है? विपरीत। क्योंकि अगर महत्वपूर्णता ज्यादा है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे। कौन? ऑडिटर ज्यादा फोकस करेगा, और फोकस करेगा तो उसकी जोखिम कम हो जाएगी। तो जितना महत्वपूर्ण होता है ना, उसमें उतनी जोखिम क्या होती है? कम होती है। हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं हमें यही सिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी अमाउंट पे ध्यान ही मत दो, क्योंकि बड़ी अमाउंट में चोरी होती ही नहीं। लोग चोरी क्या करते हैं? छोटी मोटी। जैसे मान लो हमारे हिमांशु को चोरी करनी है, सपोज करो, तो वो यहाँ से ये स्क्रीन या ये कैमरा थोड़ी उठा के ले जाएगा, तो पकड़ा जाएगा। वो क्या करेगा? पानी की बोतल को बैग में रख के ले जाएगा। नहीं समझे कि किसका ध्यान जाता है? तो जो महत्वपूर्ण नहीं है वहां पर जोखिम क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप उसमें लापरवाह हो जाते हो। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है यहाँ तक का? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्णता जो है ना वो टेक्निकल चीज है, और ये किसमें लिखा हुआ है? ऐसे 320 में। ऐसे 450 के अनुसार मिथ्या वर्णन का तात्पर्य क्या बताया था? एक डायलॉग बताया था, याद है? ACPD अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में और डिस्क्लोजर में अगर किसी तरह का डिफरेंस है तो वो क्या है? मिथ्या वर्णन है। और मिथ्या वर्णन क्यों होता है? मिथ्या वर्णन क्यों होता है? या तो भूल से या कपट से। आपको मनीष सर अकाउंट्स में अशुद्धि का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ चुके? वही चल रहा है। फिर पहले तो वो अशुद्धि बताएंगे आपको क्या होती है, फिर उसको सुधारने का तरीका बताएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि भाई अशुद्धियों को कैसे सुधारा जाए। जो मनीष सर बता रहे हैं ना, बताओ कितने प्रकार की अशुद्धि बताई? अब वैसे 2 होती है, पर 2 के अंदर भी प्रकार है। ओवरऑल कितनी हो गई? नाम बता सकते हैं? सर मनीष सर वाली तो बता देंगे, क्यों? मनीष सर ही 10 बार बता चुके हैं, तो याद है हमें तो अच्छे से याद हो गई। चलो 4 के नाम बताओ। सैद्धांतिक, भूल, हिसाब और क्षतिपूरक। अर्थ सर ने समझा ही दिया होगा। सिद्धांतों की त्रुटि कर दी, आयगत को पूंजीगत कर दिया और पूंजीगत को आयगत, सैद्धांतिक त्रुटि। भूल मतलब भूल गए, लिखना ही भूल गए, ऐसा होता है क्या? तभी तो भगवान ने सांस ऑटोमेटिक कर रखा है। वो कोई सांस लेना ही भूल जाए तो फिर दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं है। भूल भी होती है इंसान से, भूल संबंधी अशुद्धि। एक हिसाब किताब की बताई होगी। हिसाब किताब का मतलब राम से माल खरीदा, श्याम के खाते में जमा कर दिया, श्याम को राम में कर दिया। ठीक है, एक ही चीज को 2-2 बार लिख दिया। ये सब किस में आती है? हिसाब किताब में। और एक आपको बताई होगी क्षतिपूरक। 500 रुपए की बिल की एंट्री कर दी 50 रुपए से, और 50 वाली की एंट्री कर दी 500 से। गलती तो 2 ही है, पर दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर गई, तो इफेक्ट आया 0। भाई 50 का 500 हो गया और 500 का 50 हो गया, तो ले दे के इफेक्ट आया 0। और एक फॉर्मूला है बच्चों, इस टाइप की कोई भी गलती हो जाए तो तलपट में डिफरेंस आ सकता है। नहीं, क्षतिपूरक में तो कैसे आएगा? क्षतिपूरक में तो कंपनसेट हो गया ना। कुछ अशुद्धियों में तलपट में क्या आ सकता है? डिफरेंस। अब हम लोगों को मालूम क्या सिखाया जाता है? तलपट में अगर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस में 9 का भाग दे लेना। डिफरेंस में कितने का भाग दे देना? तो इसका मतलब कोई फिगर इधर की उधर हुई है। जैसे 45 के 54 हो गए, लिखना था 45 और लिख दिया क्या? 54। डिफरेंस निकालो कितने का आ रहा है? 9 का। अगर आपके डिफरेंस में 9 का भाग जा रहा है तो हमें सिखाया जाता है कि समझ जाना इधर का इधर हो गया। अब आप कोई भी अक्षर लिख लिख के देख लो, ऐसा इधर का उधर, डिफरेंस जो आएगा उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे सिखाया जाता है हमको। मनीष सर ने कितनी तरह की अशुद्धि बताई? 4, लेकिन अशुद्धि होती है 5। मनीष सर ने 4 ही पढ़ी, क्योंकि वो क्या पढ़ा रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंट्स में 4 प्रकार की अशुद्धि होती है। लेखांकन में कितने प्रकार की अशुद्धि हो गई? 4 प्रकार की। ऑडिट में हम अशुद्धि 5 प्रकार की मानते हैं। एक और अशुद्धि होती है
उसका नाम है प्रोसीजर एरर, प्रविधि संबंधी अशुद्धि, प्रविधि संबंधी अशुद्धि। सर ये क्या होता है? सिस्टम की त्रुटि, आपने सिस्टम की पालना नहीं की इसलिए ये त्रुटि हुई। इसका मतलब समझाऊं? चलो आपसे पूछते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, बकरा खा जाते हैं, पचा कैसे लेते हैं ये बताओ? पच कैसे जाता है? तो एक महर्षि बागभट्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, भोजनांते विसंभारी, भोजनांते विसंभारी, भोजन के अंत में जल का सेवन करना विष के सेवन करने के बराबर है। वो उन्होंने कहा कि साहब आप कोई भी खाना खाते हो तो आपके यहाँ पे जठर में अग्नि प्रज्वलित होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो अग्नि आपके खाने को पचाती है, पर आपने खाना खाते पानी पी लिया, अग्नि को कर दिया शांत, अब आपका भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा और उससे वायु विकार होंगे। नहीं समझे? उससे क्या होंगे? हाँ, बात रोग, वायु विकार, उससे आपका पेट आ जाएगा, मोटे हो जाओगे। और अगर इस नियम को फॉलो करते हो तो चाहे बकरा खा जाओ सब पचेगा। तो किसकी त्रुटि हुई? सिस्टम की त्रुटि। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सिस्टम बना रखा, आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो ये प्रविधि संबंधी अशुद्धि है। तो कितने प्रकार की अशुद्धि हो गई? और ऐसे ही लोग करते हैं कपट। क्या करते हैं? कपट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कपटपूर्ण वित्तीय प्रतिवेदन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आप बैलेंस शीट पैनल में छेड़खानी करके हेराफेरी करते हो। और एक होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों का गबन, कि चीजों को उठा के ही ले गई। 2 तरह के कपट होते हैं, चाहे कपट हो चाहे अशुद्धि हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बताओ क्या चीज जन्म लेती है? मिथ्या वर्णन। और अगर मिथ्या वर्णन है, चाहे वो कपट की वजह से हो चाहे वो त्रुटि की वजह से हो, हम क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकते। क्लीन ओपिनियन कब देंगे? जब कोई मिथ्या वर्णन नहीं हो। और सर अगर मिथ्या वर्णन हो तो फिर देखना वो महत्वपूर्ण तो नहीं है ना। महत्वपूर्ण नहीं है तो भी कैसी ओपिनियन दे देना? क्लीन। क्योंकि छोटी मोटी गड़बड़ को क्या कर देना? इग्नोर। आधार मैंने पहले ही बता दिया, क्लीन ओपिनियन ऑडिटर कब देगा? जब महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से क्या हो? मुक्त हो। समझ में आ रहा है? फिर आ जाओ बच्चों, पर्याप्त। बताओ पर्याप्त का मतलब क्या बताया? मात्रा। और उचित का मतलब क्या बताया? गुणवत्ता। क्लीन ओपिनियन में शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? या तो करेंगे सत्य एवं उचित। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? सत्यम उचित। आजकल एक नया ट्रेंड और आ गया, सीए लोग ये कहने लगे कि सर हम सत्य शब्द यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो साक्ष्य के ऊपर निर्भर हैं, तो सत्य वर्ड यूज नहीं करना चाहते। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी राय में वित्तीय विवरण सभी अर्थों में, सभी महत्वपूर्ण अर्थों में उचित तौर पर क्या किए गए हैं? प्रस्तुत। हम सत्य शब्द यूज करना नहीं चाहते, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, कि सभी तरीके से ये उचित तौर पे व्यक्त किए गए। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब सुनो नेक्स्ट, ऐसे 700 का आखिरी टॉपिक, ऑडिट रिपोर्ट में आने वाले कंटेंट, यानी कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप। अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप। अब मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जो हम पूरे जीवन में यही काम करते हैं। हम जो ऑडिट देते हैं उसका फॉर्मेट बिल्कुल क्या है? फिक्स है। समझ में आ रहा है? उसकी लैंग्वेज भी क्या है? फिक्स है। और उसमें आने वाले कंटेंट भी क्या है? फिक्स है। टोटल मिलाकर हमें 13 पॉइंट देने होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कितने पॉइंट आएंगे? 13। अगर 13 पॉइंट अप्लीकेबल हैं तो, कोई बार होता है कि अप्लीकेबल ही नहीं है तो कम हो सकता है, लेकिन 13 की जगह अगर आपने एक और पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो ये रिपोर्ट क्लीन रिपोर्ट ना कहलाएगी, क्या कहलाएगी? मॉडिफाइड रिपोर्ट। यहां तक समझ में आ गया? 13 पॉइंट क्या क्या आते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ऊपर ही ऊपर हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर ही ऊपर ऑडिट रिपोर्ट पे क्या लिखते हैं? जैसे फिल्म आती है ना, फिल्म में सबसे पहले नाम आते हैं। तो बच्चों ऑडिट रिपोर्ट में सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है? शीर्षक।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइटल। और हमारा टाइटल जो होगा, किसी भी ऑडिटर की रिपोर्ट उठा के देख लेना, फिक्स है, लैंग्वेज भी फिक्स है। क्या लिखा हुआ मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये शीर्षक ऐसा क्यों है? तो देखो, ये शीर्षक एक आत्म विवेचित शीर्षक है और स्वयं स्पष्टीकरण दे रहा है। बताओ, इसके नाम से दो चीजें क्लियर हो रही हैं, इस टाइटल के नाम से दो चीजें क्लियर हो रही हैं। बताओ क्या? देखो, कई बार क्या होता है, हम नाम से धोखा खा जाते हैं। मैं 2 बार धोखा खा चुका हूं अब तक नाम से। एक मूवी देखने गया था मैं, सब फिल्म का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। देखी थी आपने? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो मुझे लगा यार क्या गजब है, नाम भी सॉलिड है। और स्टार साहब आमिर खान, अमिताभ बच्चन। आमिर खान वैसे ही फेमस है कि साल में एक बार ही फिल्म बनाता है, पर दमदार बनाता है। तो मैंने कहा यार देख के आएंगे मूवी। देखने गया तो वाकई में समझ में आया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ये क्या बना दी। ऐसे ही एक मूवी देख के आया था मैं, रावण, शाहरुख खान की। मालूम चला कि वीडियो गेम चला रहे हैं। तो बच्चों, फिल्मों के नाम अलग हो सकते हैं और अंदर कारनामे अलग हो सकते हैं, पर यहाँ नाम यानी कि हमारा शीर्षक कैसा होना चाहिए? बताओ, आत्म विवेचित होना चाहिए। जो आप देखें कोई भी, उसका अपने आप ही अर्थ समझ में आ जाए। आत्म विवेचित हो और स्वतः ही क्या करे, स्पष्टीकरण दे। नाम ऐसा होना चाहिए जो खुद अपने आप में स्पष्टीकरण दे, आत्म विवेचित हो। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने हमारे क्या किया, फिक्स फॉर्मेट ही दे दिया। बताओ, इसमें दो चीजें क्लियर हो रही हैं, इसके नाम में दो चीजें क्लियर हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है बताओ? क्योंकि ये तो आत्म विवेचित है ना, आपको खुद को सोचना है। क्या लग रहा है बताओ नाम से? देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि ये ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? कोई ब्लड रिपोर्ट नहीं है। तो जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। और दूसरी ये बात समझ में आ रही कि ये उस ऑडिटर की रिपोर्ट है जो क्या है, किससे इंडिपेंडेंट है? जिसकी ऑडिट कर रहा है उससे बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। बोलो, ये समझ में आ गया क्या? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के फॉर्मेट में दूसरा पॉइंट क्या लेगा, प्रेसिति। प्रेसिति को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एड्रेसी। प्रेसिति कि आप किसको प्रेषित कर रहे हो, रिपोर्ट किसको दे रहे हो। तो बताओ किसको देते हैं अपन? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, नियोक्ता प्राधिकरण को। हम हमारी रिपोर्ट किसको देते हैं? नियोक्ता प्राधिकरण को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। और इसका फॉर्मेट कैसे होता है? इसको कैसे लिखते हैं हम? टू द, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान। अब रिपोर्ट तो इंग्लिश में दी जाती है, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग? टू द डेक 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 डेक्स। बोलो, दो फॉर्मेट समझ में आ गए, दो पॉइंट समझ में आ गए। रिपोर्ट किसको दे रहे हो, डिपेंड ये है। अगर कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? टू द मेंबर्स। समझ गए? और अगर मतलब पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कर रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू द पार्टनर्स। और अगर लाला जी की ऑडिट कर रहे हो तो टू द लाला जी। समझ गए क्या? पहला और दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा ओपिनियन पैराग्राफ, राय। राय तो देखा जाए तो ये ऑडिट का पहला पैराग्राफ है। शुरू में तो टाइटल और एड्रेस ही तो आए हैं। ये अंकेक्षण का प्रथम पैराग्राफ है। यह अंकेक्षण का प्रथम पैराग्राफ है। समझ में आ गई? ऑडिट रिपोर्ट का सबसे पहला पैराग्राफ है। दूसरी बात, इसमें
अंकेक्षक की राय को व्यक्त किया जाता है। इसमें अंकेक्षक की राय को व्यक्त किया जाता है। ये बात भी समझ में आ गई कि सब नाम ही क्या है, ओपिनियन, तो इसमें क्या जाएगी, ऑडिटर की ओपिनियन। समझ में आ रहा है? इसका एक अलग से हेडिंग होगी, इसकी एक अलग से हेडिंग होगी, और हेडिंग क्या नाम से होगी, ओपिनियन। ओपिनियन देखो ये ऐसे होता है, यहां पर क्या लिखते हैं हम, ओपिनियन, और फिर यूं अपनी बात लिखते हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना? अलग से क्या लगाई जाएगी, हेडिंग, और फिर क्या लिखेंगे, अपनी बात। इसमें दो पैराग्राफ होंगे, इसमें दो क्या होंगे, पैराग्राफ होंगे। कोई भी ऑडिटर की रिपोर्ट उठा के देख लेना, ओपिनियन में दो पैराग्राफ होते हैं। एक पैराग्राफ ये हो गया और एक पैराग्राफ ऐसे होगा। ये दो पैराग्राफ हो गए अलग अलग, ये एक पैराग्राफ हो गया और ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। और ये जो दो पैराग्राफ हैं उनका नाम क्या होगा, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, परिचय, पहले पैराग्राफ में हम परिचय देंगे और दूसरे पैराग्राफ में हम क्या देंगे, राय, अपनी ओपिनियन। समझ में आ रहा है क्या? तो ओपिनियन जो है उसमें दो पैराग्राफ होंगे, पहले में देंगे परिचय, दूसरे में क्या देंगे, राय। अब आप बताओ परिचय किसका है, किसका परिचय दूं? सर आपका दो, मेरा चाहिए नहीं लोगों को, कंपनी तो उन्हीं की है, उनको ही उनका परिचय दे रहा हूं क्या? साहब ना मेरा देना है ना कंपनी का देना है, इस रिपोर्ट का देना है, इस रिपोर्ट का देना है कि रिपोर्ट क्या है। समझ में आ रहा है? परिचय में 5 पॉइंट आएंगे, परिचय में कितने पॉइंट आएंगे, 5। और राय में हम क्या शब्द यूज करेंगे, ट्रू एंड फेयर, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब परिचय में कौन से 5 पॉइंट आएंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? तो कल आपका ये ऑडिट रिपोर्ट में आने वाले प्रारूप या तत्व कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपके नोट्स में केवल पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, पर हम पढ़ते टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ऐसे 705